हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमको एजुकेशन। मैं शिवानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बायोग्राफी ऑफ जहांगीर। इससे पहले ऑलरेडी हम 3 मुगल एम्परर्स के बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ पढ़ चुके हैं। इसमें हम बात करेंगे अकबर के बेटे जहांगीर की। सबसे पहले हमने बात की थी बाबर की, उसके बाद हमने बात की थी बाबर का बेटा हुमायूं, फिर उसके बाद अकबर, और अब बात करेंगे जहांगीर की। जैसे कि हम सबको पता है कि सबसे पहले जो नाम है इनका, वो हमारे लिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बार बार जितने भी मुगल एम्परर के नाम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जिस नाम से ये फेमस होते हैं इनका नाम उससे काफ़ी अलग था। जैसे कि जहांगीर, हम इनको जहांगीर के नाम से ज़रूर जानते हैं, लेकिन इनका असली नाम बहुत ही कम लोग हैं जो पूरी तरह से जानते हैं। जैसे कि बाबर की बात करें तो ज़ाहिरुद्दीन उनका अपना असली नाम था। उसके बाद हुमायूं, नासिरुद्दीन। फिर पढ़ा हमने अकबर के बारे में, जो अकबर था उसका नाम जलालुद्दीन। और अब हम बात करेंगे जहांगीर की, जिसका नाम था मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो याद रखने की ज़रूरत है वो है इनका जो ओरिजिनल नेम था उसको याद रखने की ज़रूरत है। टाइटल तो सभी को याद है, लेकिन जो ये ओरिजिनल नेम है ये हमें, क्योंकि एग्जाम में देखिए पूछी वही चीज़ें जाती हैं जो आपको लगता है ना कि हाँ कि इसका शायद ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, तो क्वेश्चन ऐसी वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है उस पर ज़्यादा बनते हैं। तो अब मैं आपको ये साथ मतलब इसमें पूरी जितनी भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है जहांगीर की बर्थ से लेकर डेथ तक, मैं सारी एक एक करके सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी वीडियोज़ के लिए। ओरिजिनल नेम मैंने आपको बता दिया है। अगर बात करें बर्थ की, तो देखिए जहांगीर का जन्म हुआ था 31 अगस्त 1569 में, इनकी ये डेट ऑफ बर्थ हुई है। प्लेस था फतेहपुर सीकरी, उस समय कैपिटल थी ये मुगल एम्पर की। कॉरोनेशन की बात करें तो देखिए अकबर की जो डेथ थी वो 1605 में हुई थी, और उसी साल जो जहांगीर था उसने अपने आप को अगला किंग प्रोक्लेम कर दिया था। उसके बाद है कि इसका जो टाइमिंग की बात करें तो 1605 से 1627 तक का इनका टाइम पीरियड था, जिसके बीच में इन्होंने रूल किया। उसके बाद डेथ है इनकी 28 अक्टूबर 1627। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पर डेथ हुई थी? कश्मीर के रजौरी में इनकी डेथ हुई थी। लेकिन बाद में जो इनकी डेड बॉडी थी उसका जो मकबरा था उसको शिफ्ट कर दिया था लाहौर में, जो इनकी सबसे प्यारी बेगम थी नूर जहाँ, उनके टॉम के पास ही लाहौर में। फादर इनके अकबर थे, और मदर की बात करें तो हम सबको पता है जिन्हें हरका बाई और जोधा बाई दोनों के नाम से जाना जाता है, और जिनको बाद में अकबर टाइटल देता है मरियम उज जमानी का, तो वही इनकी मदर थी। इनकी खुद की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम है तुजुके जहांगीरी, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई है। मैंने आपको बताया कि जो पर्शियन कल्चर है, जो पर्शियन लैंग्वेज है, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है मुगलों पर। क्यों रहा है वो सब मैंने आपको, जो हुमायूं का जब लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था, क्योंकि हुमायूं अपना एक अच्छा खासा टाइम पर्शिया में रहकर आया था, तो इसीलिए उसके ऊपर जो पर्शियन कल्चर है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। और जो पर्शिया का जो किंग होता है वो हुमायूं की मदद ही इसलिए करता है कि आप आगे चल के भारत में जो हमारा पर्शियन कल्चर है उसको वहाँ पर स्प्रेड करोगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको मुगलों में सबसे ज़्यादा पर्शियन कल्चर को देखने के लिए मिलेगा। वाइफ्स की बात करें तो उनकी 20 वाइफ्स थी, उनमें जो सबसे ज़्यादा जिनसे अटैचमेंट था वो थी नूरजहाँ। और नूरजहाँ के बाद फिर ये कोई और शादी नहीं करते हैं। एक इनकी शाह बेगम थी, मानबाई, जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी। फिर है जगत गोसा, जो जगत गोसाई थी ये वही थी जिनका बेटा आगे चल के खुर्रम शाहजहाँ बनता है। ठीक है, तो इन्हीं का बेटा आगे चल के जहांगीर के बाद जो तख्त है वो जगत गोसाई का ही बेटा संभालेगा। तो ये कुछ इनकी वाइफ्स थी। और हम बात करते हैं अब इनकी जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में। देखिए चाइल्ड और अर्ली लाइफ की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको इनका नाम बता दिया कि इनका नाम क्या था, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। जन्म भी बता दिया, फतेहपुर सीकरी में हुआ था, जो प्रेजेंट अभी हमारा उत्तर प्रदेश में है। जब मुगल एम्पर थे, शुरुआत में जब उनके जो बच्चे होते थे तो वो जीते नहीं थे, कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती थी, और उस समय मेडिकल साइंस ने कोई इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं करी थी, तो इसीलिए किसी के लिए भी ये पता लगाना बड़ा ही मुश्किल था कि उनके बच्चों को क्या बीमारी हो रही है, उनकी जान बचाना और भी मुश्किल था। तो इस बात से जो अकबर थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि इनका कोई भी बच्चा ज़िंदा नहीं बचता था। तो इसीलिए वो दुआ करने के लिए वो एक सूफ़ी संत को मानते थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, इनको बहुत मानते थे वो, तो इनकी दरगाह पर जाते हैं और वहाँ पर दुआ मांगते हैं कि उनको एक बेटा हो जाए। तो वो जो शेख सलीम चिश्ती होते हैं वो उनकी दुआ को कबूल करते हैं, और इनसे कहते हैं कि आपकी जो बेगम है जोधाबाई, उनसे आपको पुत्र होगा। जोधाबाई कौन थी? आमेर की प्रिंसेस थी। तो यहाँ पर जब जोधाबाई को बेटा होता है तो अकबर उनको टाइटल देते हैं मरियम उज जमानी। तो यहाँ पर जिनको बेटा होता है वही आगे चल के उनका नाम सलीम रखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अकबर थे वो सूफ़ी जो संत थे शेख सलीम चिश्ती, उनको बहुत मानते थे, और उन्हीं की दुआ से उनको ये बेटा हुआ था। तो इसीलिए वो शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही अपने बेटे का नाम रखते हैं सलीम, और प्यार से उनको बोलते थे शेखू बाबा। देखिए बड़ी ही मन्नतों के बाद ये बेटा हुआ था उनको, तो अकबर का ना एक बहुत ही खासा, हम कहेंगे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था इनके साथ। लेकिन बाद में दोनों के रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ये जब मैंने आपको अकबर का लेक्चर पूरा का पूरा पढ़ाया था तो मैंने आपको एक रीज़न बताया था कि ऐसा क्या ही हुआ था अकबर के और सलीम के बीच में, जिससे कि इन दोनों के रिश्ते ख़राब हो गए थे। तो यहाँ पर मैं वो चीज़ आपको फिर से बताऊंगी, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो देखिए हुआ क्या था, अकबर के बीच में एक बार बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो ऐसी अफवाहें फैला दी गई अबुल फजल के द्वारा, मतलब एक इस तरह की कहानी बना दी गई कि जो सलीम है वो चाहता है कि अगला जो किंग है वो बने, और जो अकबर है वो तो बन गया था 13 साल की उम्र में किंग, और सलीम की उम्र हो चुकी है 30 साल, और अभी तक भी वो किंग नहीं बन पा रहा है क्योंकि अकबर है अभी। तो इसीलिए वो अकबर को मारना चाहता है, और इसीलिए उसने अकबर को पॉइजन के थ्रू, मतलब उसके थ्रू, मतलब उसके जो तबीयत खराब हुई है वो पॉइजन की वजह से हुई है, और वो पॉइजन जो जहांगीर है, मतलब जो सलीम है, उसने दिया है। लेकिन बाद में जो ये बातें होती हैं झूठी निकलती हैं, लेकिन जब ये बात फैलती है तो जो अकबर है उसको भी इस बात पर विश्वास हो जाता है, और अकबर पूरी भरी कोर्ट में जहांगीर की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है और उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। तो कहीं ना कहीं जहांगीर को तो वो बात याद थी, हालांकि बाद में वो बात गलत प्रूफ हो जाती है, लेकिन अब उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से जो अकबर और सलीम के जो रिश्ते होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। बाद में जो अकबर है वो बहुत मनाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि अबुल फजल को भी भेजता है सलीम को मनाने के लिए, लेकिन सलीम को तो गुस्सा रहता है कि इसी अबुल फजल ने मेरी इतनी बदनामी कर दी है। तो वो अपने दोस्त की मदद से, जो वीर सिंह बुंदेला होते हैं, उनकी मदद से वो अबुल फजल को भी मरवा देता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि दोनों के रिश्ते कैसे ख़राब होने शुरू होते हैं। आगे देखते हैं। मैरिज की बात करें तो इनकी बहुत सारी शादियाँ होती है। इनकी 20 वाइफ्स थी, उनमें जो इनकी सबसे ज़्यादा जो फेवरेट थी वो थी नूरजहाँ। नूरजहाँ को ये बहुत पहले से पसंद करते थे, जब तक नूरजहाँ किसी और की पत्नी थी तब से ये उसे पसंद करते थे। 1585 में जो सलीम है उनकी देखिए पहली शादी होती है, वो होती है मान बाई से। जो मान बाई होती है उनको टाइटल दिया जाता है शाह बेगम का, ठीक है। तो अभी नूरजहाँ का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। 1585 में सलीम की शादी करी गई है मान बाई से। जो मान बाई थी ये डॉटर थी भगवान दास की, और सिस्टर थी मान सिंह की। मान सिंह कौन था? जो अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अब देखिए, जो राजा भारमल थे, आमिर के राजा थे राजा भारमल, उनकी जो बेटी थी जोधाबाई, उसकी शादी होती है अकबर से। और भारमल की पोती की शादी, मतलब भारमल के बेटे कौन हुए? भगवान दास। और भगवान दास की बेटी जो भारमल की पोती हुई, उसकी शादी होती है सलीम से, मतलब अकबर और जोधाबाई के बेटे से। तो इस तरह से इन दोनों फैमिलीज के बीच में, राजपूत और मुगल फैमिली के बीच में, दो शादियां हुई हैं। एक हुई है अकबर की जोधाबाई से, और एक शादी हुई है सलीम की मानबाई से। तो मैंने आपको बता दिया है। तो जो जोधाबाई की हम कहें तो एक तरह से भतीजी थी, जो मानबाई थी वो जोधाबाई की भतीजी थी, तो उन्हीं से उनके बेटे की शादी होती है। आगे चल के इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो सलीम है उनकी जोधाबाई से शादी होती है। तो देखिए ये जो जिस सलीम की जोधाबाई से शादी होती है, वो जो जोधाबाई है वो कहीं और की राजकुमारी होती है। जिनकी शादी अकबर से होती है वो आमिर की राजकुमारी होती है, और जिस जोधाबाई की शादी सलीम से होती है वो होती है मारवाड़ की राजकुमारी। तो आपको ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं। तो देखिए, उसके बाद जब सलीम की शादी होती है मान बाई से, तो उनको टाइटल दिया जाता है शाह बेगम का। मैंने आपको बता दिया मान बाई किसकी बेटी होती है? भगवान दास की। भगवान दास किसके भाई हैं? जोधाबाई के भाई हैं। और ये सिस्टर होती है मान बाई किसकी? मान सिंह की। तो अब यहाँ पर देखिए, ये फिर एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम होता है खुसरो, खुसरो मिर्ज़ा। आगे चल के जहांगीर में और खुसरो में बहुत ज़्यादा हम कहेंगे लड़ाई झगड़ा हमें देखने के लिए मिलेगा। यहाँ तक कि जो जहांगीर होता है वो अपने बेटे खुसरो को हम कहते हैं अंधा करवा देता है। आगे चल के जो मानबाई होती है वो खुद से सुसाइड कर लेती है। सुसाइड करने का रीज़न ये होता है कि इन्हें कभी भी जो अटेंशन ये चाहती थी सलीम की साइड से, वो अटेंशन इनको नहीं मिलती, क्योंकि ये शादी जो थी वो एक समझौता था। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं मुगलों के राजपूत के बीच में कई शादियाँ होती हैं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता है उसमें, जस्ट एक पॉलिटिकल अलायंस होता है, एक मेट्रीमोनियल अलायंस होता है बस वो। तो यहाँ पर भी ये शादी इसीलिए हुई थी। आगे चल के जब मान बाई सुसाइड कर लेती हैं, तो बाप और बेटे के जो रिलेशन होते हैं सलीम के, और उनके बेटे के जो रिलेशन होते हैं खुसरो के, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी माँ ने सुसाइड करा है। मान बाई ने सुसाइड कर लिया किसकी वजह से? सलीम की वजह से। 1586 में क्या होता है, जो सलीम होता है वो दूसरी शादी करता है। वो करता है जोधाबाई से, ठीक है। मान बाई से शादी करने के 1 साल बाद जोधाबाई से शादी करी है। ये जोधाबाई कौन है? ये दूसरी राजकुमारी है। ये कहाँ की राजकुमारी है? मारवाड़ की राजकुमारी है। जिन्होंने अकबर से शादी करी थी वो कहाँ की राजकुमारी थी? वो आमेर की राजकुमारी थी, राजा बहरमल की बेटी थी। यहाँ पर ये मारवाड़ की होती हैं, और किसकी डॉटर होती हैं? ये मोटा राजा उदय सिंह की। ये उदय सिंह वो नहीं है जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे, वो नहीं है ये, बल्कि ये कौन है? ये दूसरे हैं। ये मोटा राजा उदय सिंह है, ये मारवाड़ के हैं। और जब हमने पढ़ा था महाराणा प्रताप के बारे में, तो वो कहाँ के थे? वो मेवाड़ के थे। तो आप इतना डिफरेंस याद रखना। उसके बाद जब ये जोधाबाई से शादी करते हैं, ये भी एक बेटे को जन्म देती है, और उसका नाम होता है खुर्रम। तो ये खुर्रम ही आगे चल के शाहजहाँ बनेगा। तो आपको याद रखना है, सलीम और मानबाई का बेटा कौन था? खुसरो मिर्ज़ा था। और सलीम और जोधाबाई का बेटा कौन था? खुर्रम था। जोधाबाई को ही जो सलीम जोधाबाई से शादी करता है, उन्हीं को हम जगत गोसाई के नाम से भी जानते हैं, और इन्हीं का बेटा खुर्रम आगे चल के शाहजहाँ के तौर पे हमें देखने के लिए मिलेगा। शादी के कुछ साल बाद ही फिर ये एक और शादी करते हैं। वो शादी करते हैं ये मेहरुनिसा से। मेहरुनिसा मतलब नूरजहाँ।
नूरजहाँ नाम ये इनको खुद देते हैं, और ये इनकी 20th वाइफ थी, और साथ में हम कहेंगे लास्ट वाइफ थी इनकी, क्योंकि ये नूरजहाँ से बहुत प्यार करते थे। काफ़ी किस्से हैं इनके कि इनकी लव स्टोरी के। इस मतलब हम कहेंगे मुगल एम्पर के बीच में हमें जो इनकी जनरेशन है, 3 जनरेशन की हमें लव स्टोरी देखने के लिए मिलेगी अलग अलग। एक है अकबर की और जोधाबाई की, जैसे हमने कहा जो राजपूत प्रिंसेस थी, और अकबर को हम सभी जानते हैं, इनकी एक लव स्टोरी। उसके बाद फिर जहांगीर और जो ये नूरजहाँ थी, इनकी एक लव स्टोरी। आगे जो सबसे ज़्यादा फेमस है शाहजहाँ और मुमताज़ की लव स्टोरी, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था उनकी याद में। तो जो नूरजहाँ थी वो जहांगीर की सबसे फेवरेट वाइफ थी। आगे देखते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं नूरजहाँ की और उनकी शादी किस तरह से होती है। तो देखिए इनका जो शुरुआत का जो नाम होता है वो होता है मेहरुनिसा। और जो नूरजहाँ जो नाम है वो इनको कौन देता है, इनके जो बाद में जब शादी हो जाती है तो जहांगीर इनको ये नाम देता है। शुरुआत में जो नूरजहाँ होती है, उनके जो हस्बैंड होते हैं वो शेर अफगान खान होते हैं। जैसे ही शेर अफगान खान की डेथ हो जाती है, उसके बाद 4 साल बाद ही जो जहांगीर होता है वो उनसे शादी कर लेता है। उसके बाद 1611 में इनकी शादी हो जाती है, और इनको टाइटल मिलता है नूर महल का, या फिर हम कहें नूरजहाँ का। देखिए जो नूर महल या नूरजहाँ जो टाइटल दिया था जहांगीर ने, इसका मतलब था लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया को रोशन कर दे। तो वो मतलब वो उनसे इतना प्यार करते थे कि इसीलिए उन्होंने उनको ऐसा टाइटल दिया था। ये देखिए ऐसी औरत थी ये नूरजहाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ सुंदर थी या बस इनसे प्यार करते थे, बल्कि ये एक्टिवली बहुत ज़्यादा हम कहेंगे हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी, स्मार्ट लेडी थी। कभी कभी अगर जहांगीर अपने कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता था तो बाद में फिर फैसले ये लिया करती थी। और बहुत सारे जो हिस्टोरिकल जो टेक्स्ट है वहाँ से तो हमें ये भी पता चलता है कि जो जहांगीर थे उन्हें तो बड़ी नशे वशे की आदत थी, है ना, बड़े प्लेजर में रहने वाले इंसान थे। तो जो जितना भी जो कोर्ट का काम होता था उस समय, वो सारा का सारा नूरजहाँ ही संभालती थी। तो एक तरह से जैसे रजिया सुल्तान ने रूल किया था, ऐसे ही इस वक्त नूरजहाँ रूल कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी ये पॉलिटिकल्स मिलिट्री अफेयर्स में, ठीक है। बल्कि इनका कहता है कि एक इंडिपेंडेंट कोर्ट भी था। नूरजहाँ ऑल्सो पॉजेस ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्स थी इनके पास, ब्रेव लेडी थी। और हमेशा जहांगीर के बाद अगर कोर्ट को जो एम्पर जो बॉर्डर था, जो एम्पायर का जो बॉर्डर था, उसको हमेशा इन्होंने ही डिफेंड किया है। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे तो जहांगीर और को मतलब ये इसलिए भी ज़्यादा अच्छे लगते हुए कितनी स्मार्ट लेडी है। तो ये मैंने आपको नूरजहाँ के बारे में बता दिया पूरा का पूरा। उसके बाद बात करते हैं प्रिंस सलीम रिवॉल्ट। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो अकबर और जो जहांगीर थे, जब तक उन्हें जहांगीर जो टाइटल है वो बाद में लेते हैं, अभी तक वो सलीम ही है। तो सलीम के और अकबर के बीच में, दोनों बाप बेटों के बीच में जो रिलेशन थे वो अच्छे नहीं थे। मैंने आपको रीज़न बता दिया। दोनों के बीच में बड़ी ही खराब रिलेशनशिप थी। हमेशा कितनी बार दोनों के बीच में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं। थ्रोन को लेकर भी होते हैं, जो पहले से बात बिगड़ी हुई थी, जो मैंने आपको स्टोरी सुना थी, उसके भी झगड़े होते हैं। अकबर बार बार कोशिश करते हैं कि वो इन चीज़ों को सुधार दें, लेकिन चीज़ें तो नहीं सुधरती हैं। उसके बाद अकबर सोचता है कि क्यों ना मैं इसको गवर्नर बना दूं बंगाल का। बंगाल उस समय बड़ी ही प्रॉस्पेरस स्टेट था, कि ना बंगाल का इसको गवर्नर बना देता हूँ तो क्या पता ये खुश हो जाए। लेकिन सलीम इस बात से कर देता है मना, ठीक है। लेकिन शुरुआत में वो मना करता है, लेकिन बाद में फिर वो गवर्नर बन जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो जो उसके रिबेलियन होते हैं वो उनको नहीं रोकता, मतलब अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आता है। अकबर फिर अपने नवरत्नों में से जो अबुल फजल होते हैं, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं अकबर के, उनको भेजता है सलीम को कन्विंस करने के लिए कि जाओ तुम भी उसको बना लो। अब आप खुद सोचिए, सलीम की और अबुल फजल की तो पहले से ही बिगड़ी पड़ी थी, क्योंकि अबुल फजल के कहने पर ही अकबर ने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि तुमने मुझे जहर दिया है। अब सलीम को मिल जाता है मौका, वो अबुल फजल को मरवा देता है बीर सिंह बुंदेला की मदद से। जो बीर सिंह बुंदेला होते हैं ये हम कहेंगे फ्रेंड थे ये सलीम के, और इनकी मदद से ये अबुल फजल को मरवा देता है। सलीम कॉन्स्टेंटली रिबेल्ड अगेंस्ट अकबर फ्रॉम 1591 टू 1604। तो देखिए कॉन्टिन्यूसली ये रिवॉल्ट करता ही रहता है अकबर के खिलाफ, कुछ ना कुछ विद्रोह करता ही रहता है। ये जो पीरियड था ये बड़ा ही हम कहेंगे मुगल फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा पीरियड रहा है, क्योंकि इस बीच में जो मानबाई होती है वो भी सुसाइड कर लेती है, और जो मुराद होता है सलीम का भाई वो भी सुसाइड कर लेता है। दानियाल ये एक और बेटा होता है अकबर का, ये भी सुसाइड कर लेता है। तो देखिए इनकी जो फैमिली है कहीं ना कहीं वो खत्म होती जा रही है ना। तो यहाँ पर ये सब मरते जा रहे हैं। सॉरी, जो मुराद और दानियाल होता है ये मर जाते हैं, जो मानबाई होती है वो सुसाइड करती है। तो यहाँ पर देखिए जो फैमिली है उसमें इस तरह से चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही हैं। तो इस वजह से अब कहीं ना कहीं जो सलीम होता है उसको ये बात बड़ी फील होने लगती है कि जो फैमिली है मतलब बड़ी इस तरह के सिचुएशन से गुजर रही है। वो इसलिए वापस आ जाता है अकबर के पास, और यहाँ पर आके इसे माफ़ी मांगता है। जब यहाँ पर आकर ये से माफ़ी मांगता है तो अकबर इसको माफ़ भी कर देता है, लेकिन उसके 1 साल बाद ही जो अकबर है उसकी डेथ हो जाती है। तो देखिए ऐसा कहा गया था कि जब जहांगीर के रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं ना अकबर के साथ, तो अकबर को अपने बेटे से ज़्यादा जो अपना पोता होता है खुसरो, ठीक है ना, मिर्ज़ा खुसरो, वो पसंद आने लग जाता है, क्योंकि वो उसकी हर बात मानता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो अकबर था वो यही चाहता था कि जहांगीर की जगह कौन बने, जो खुसरो है वो अगला रूलर बने। तो देखिए ये बात जहांगीर को और बुरी लग जाती है कि मतलब मैं तो अपनी सोचे बैठा हूँ कि मैं बनूंगा, इन्होंने तो मुझे बिल्कुल रास्ते से साफ ही कर दिया। तो इसीलिए जो जहांगीर था वो अपने बेटे खुसरो को भी पसंद नहीं करता था। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही अकबर की डेथ हो जाती है 27 1605 को, जो सलीम होता है वो अपने आप को थ्रोन पर कह देता है कि अब कौन है
अब जो किंग है वो मैं हूँ, ठीक है ना, और अपने आप को टाइटल देता है जहांगीर का। जहांगीर का मतलब होता है कॉन्क्वायर ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया को जीत ले, अपने आप को ये ऐसा बड़ा सा टाइटल दे देता है। और साथ में ये एक और टाइटल लेता है गाजी का। इससे पहले जो गाजी का टाइटल था वो अभी तक बस बाबर ने ही लिया था। तो आपको याद रखना है, जब बैटल ऑफ खानवा होती है तो उस समय उस बैटल को जीतने के बाद वो जो बाबर होता है वो टाइटल लेता है गाजी का। हिज सन खुसरो मिर्जा हैड रिवॉल्टेड अगेंस्ट हिम। अब जो उसका बेटा होता है खुसरो मिर्जा, ठीक है, जहांगीर का, वो रिवॉल्ट शुरू कर देता है, क्योंकि उसका कहना ये था कि जो उसके दादा हैं, मतलब जो अकबर हैं, वो ये बोलकर गए हैं कि जो अगला रूलर है, जो अगला जो सक्सेसर होगा वो खुसरो मिर्जा होगा। हालांकि इस बात के भी कुछ पक्के एविडेंस नहीं थे, क्योंकि कहा जाता है कि जो अकबर था वो अपने लास्ट टाइम पे ऐसा कुछ बताकर नहीं गया था। वो भले ही खुसरो को बहुत पसंद करता था, लेकिन ऐसे भी कोई ठोस इस बात का प्रूफ नहीं है कि वो यही चाहता था कि खुसरो मिर्जा बने। अब जो मिर्ज़ा था उसने तो इल्ज़ाम लगा दिया कि अगली जो मुगल थ्रोन पे जो अकबर के अकॉर्डिंग जो अगला सक्सेसर होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, वो खुसरो मिर्ज़ा होना चाहिए अकबर की विश के हिसाब से। लेकिन जो जहांगीर था उसने इस बात से कर दिया साफ मना, और उसने क्या करा, अब मिर्ज़ा के साथ ही उसने रिबेल छेड़ दिया, क्योंकि मिर्ज़ा अपनी जो खुसरो मिर्ज़ा है वो क्या बोल रहा है कि जो मेरे दादा थे अकबर, वो बोल के गए मुझे थ्रोन मिलना चाहिए। अब जहांगीर कह रहा है मुझे थ्रोन मिलना चाहिए। दोनों के बीच में छिड़ जाती है फाइट। अब दोनों के बीच में जब फाइट होती है, उस बैटल को नाम दिया गया है बैटल ऑफ भैरोवल। देखिए, जो जहांगीर की फोर्सेज होती हैं वो सक्सेसफुली, हम कहेंगे तो जो खुसरो मिर्ज़ा है उसको पूरी तरह से डिफीट कर देती है, ठीक है। His supporters in the battle of Bhairoval, खुसरो and his supporter were caught by the Jahangir's men and brought to Delhi। अब जो खुसरो का जो लोग साथ दे रहे होते हैं, खुसरो भी हारा जाता है, जो लोग उसका साथ दे रहे होते हैं उनको भी पकड़ के दिल्ली ले आया जाता है। खुसरो का साथ जो उस समय जो 5th सिख गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, वो भी यही चाहते थे कि जो खुसरो है वो रूलर बने, क्योंकि देखिए जहांगीर की जो हम सबको पता था कि जो जहांगीर है वो ना तो ज़्यादा टॉलरेंस इंसान है, कि मतलब जो टॉलरेंट इंसान है, और ना सबको पता था कि ठीक है अभी तो सब कुछ जैसे बैठे बैठाया मिल गया, क्योंकि जो अकबर था वो सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से संभाल के गया था, ज़्यादा जहांगीर को मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। लेकिन हाँ, ये जो हम कहेंगे कि जो इसका जो एटीट्यूड था ना इंसान का, वो इतना अच्छा नहीं था, ये बात सबको पता थी। इससे ज़्यादा अच्छा इसका जो बेटा था खुसरो मिर्ज़ा, सबको पता था कि ये अच्छा रूलर बनेगा। लेकिन जो जहांगीर था वो तो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था उसको, क्योंकि उसको खुद रूलर बनना था। तो जो ज़्यादातर जो उस समय जो लोग थे वो यही चाहते थे कि खुसरो मिर्ज़ा बने। तो इसीलिए जो उस समय 5th सिख गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, वो भी खुसरो का ही साथ दे रहे थे। जो मान सिंह था वो भी खुसरो का ही साथ दे रहा था कि अगला जो रूलर है खुसरो को बनना चाहिए। अब यहाँ पर जो जहांगीर है वो मिर्ज़ा को हराने के बाद वो जो 5th सिख गुरु होते हैं अर्जुन देव, वो इनको अभी सर कटवा देता है। जबकि आप खुद देखिए, जो 4th सिख गुरु थे, जो गुरु अर्जुन देव के थे, जो फादर थे रामदास, उनको अकबर ने अमृतसर की जो गोल्डन टेम्पल है उसको बनवाने के लिए ज़मीन दी थी। अमृतसर में जो ज़मीन है जिस पर गोल्डन टेम्पल बना हुआ है, वो ज़मीन अकबर ने दी थी रामदास को। रामदास कौन थे, गुरु अर्जुन देव के जो फादर थे। तो इतने अच्छे रिलेशन थे अकबर के और उनके फादर के। लेकिन यहाँ पर जहांगीर आप खुद देखिए कि वो क्या करता है, वो गुरु अर्जुन देव की गर्दन कटवा देता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इतना मतलब वो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उसको बस थ्रोन दिखाई दे रहा था और वो चीज़ों को हद से ज़्यादा खराब करता जा रहा था। क्यों कटवाता गर्दन, क्योंकि वो खुसरो की मदद करता। डिस्पाइट बीइंग द एम्परर सन, खुसरो मिर्जा वॉज पार्शियली ब्लाइंड फॉर हिज एक्ट ऑफ ट्रेजन। और यहाँ तक कि जो अपना खुद का बेटा होता है, जो जहांगीर का अपना खुद का बेटा है खुसरो मिर्जा, उसको अंधा करवा देता है, क्योंकि वो उसके खिलाफ रिबेलियन छेड़ देता है। उसके बाद फिर 26 जनवरी 1622 को वो अपने बेटे को मरवा देता है इन एट द ऑर्डर ऑफ हिज ब्रदर प्रिंस खुर्रम, हु वॉज जहांगीर फेवरेट। और अब जो जहांगीर का फेवरेट कौन बन गया था, उसका बेटा प्रिंस खुर्रम। प्रिंस खुर्रम की माँ कौन थी, जोधाबाई, जिसे जगत गोसाई भी कहा गया था। खुसरो किसका बेटा था, मानबाई का और जहांगीर का। और प्रिंस खुर्रम बेटा था जगत गोसाई का और जहांगीर का। तो यहाँ पर जो प्रिंस खुर्रम था वो चल रहा था कहने में जहांगीर के, तो इसीलिए जो जहांगीर था उसका जो फेवरेट बेटा था वो खुर्रम बन गया था, जो आगे चल के शाहजहाँ बनेगा। अब देखिए कॉन्क्वेस्ट देखते हैं। अब जहांगीर अब बन गया, तख्तो ताज पर आ गया। अब उसका जो पहला मिलिट्री कैंपेन होता है वो होता है राणा जो अमर सिंह थे उनके खिलाफ, जो मेवाड़ के थे। तो देखिए, जब तक अकबर रहा, जब तक महाराणा जो वो थे महाराणा प्रताप थे, उन्होंने कभी भी मेवाड़ को झुकने नहीं दिया, है ना। अकबर ने फिर ज़्यादा कभी कोशिश भी नहीं करी। वो बार बार रिबेलियन करता था, बार बार वहाँ पर अपने दूध वगैरह को भेजता था, लेकिन फिर उसने ज़्यादा वो करा नहीं कि वहाँ पर कोई मारधाड़ मचाई जाए। अब जो जहांगीर था, अब वो इस कैंपेन को लेकर चलता है आगे। जब जहांगीर का टाइम आता है तो उस समय जो महाराणा प्रताप है उनकी तो डेथ हो चुकी होती है। तो यहाँ पर अब होता है महाराणा प्रताप का बेटा राणा अमर सिंह मेवाड़ का। तो जो राणा अमर सिंह है वो नहीं चाहता था कि अब ज़्यादा लड़ाई झगड़े हों, तो इसीलिए वो इनके साथ तैयार हो जाता है ट्रीटी करने के लिए। लेकिन उसकी कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये होती है यहाँ पर ट्रीटी करने की कि पहली बात तो जैसे मुगलों के और राजपूतों के बीच में शादी होती है, जो राजपूत राजकुमारियाँ थी उनकी शादी मुगलों में हो जाती थी। तो राणा अमर सिंह इस बात से साफ साफ मना कर देते हैं कि
हम आपको ठीक है रिवेन्यू देंगे, लेकिन कभी भी आप हमें फोर्स नहीं करोगे कि हमारे जो राजकुमार हैं उनकी शादी मुगलों में कराई जाए, हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे। जहांगीर मान जाता है कि ठीक है, कोई फोर्स नहीं करेगा आपको शादी वादी के लिए। उसके बाद है दूसरी शर्त ये होती है कि यहाँ पर आप अपना जो किले वगैरह है वो नहीं बनाओगे, मेवाड़ में आके जो मुगल हैं वो अपना कोई अलग से कोई फोर्ट वगैरह बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, वो उसके लिए भी मान जाता है। फिर तीसरी बात वो इनसे बोलता है कि हम बार बार मुगल कोर्ट में चक्कर नहीं लगाएंगे कि आप हमें बुलाओगे है ना और हमें बार बार आना पड़ेगा, तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे। तो जहांगीर कहता है कि आपको यहाँ पर मुगल कोर्ट में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस ना रिवेन्यू भिजवा देना, ठीक है, हमें तो यही चाहिए। वो उन दोनों के बीच में ये ट्रीटी हो जाती है। In his second expedition against Mewar, who was led by the Shahjahan, he was successful in making Rana Amar Singh of the Mewar surrender before him. तो देखिए जब ये राणा अमर सिंह इस तरह की ट्रीटी करता है तो शुरुआत में तो ये भी नहीं मानते हैं, तो ये जहांगीर होता है कैंप पे निकालता है यहाँ पर, लेकिन बाद में जो राणा अमर सिंह होते हैं वो मान जाते हैं। तो यहाँ पर जो जहांगीर की साइड से जो इस बैटल को लीड करता है वो होता है शाहजहाँ, तभी तो जहांगीर का फेवरेट बना शाहजहाँ, शाहजहाँ का ही नाम खुर्रम है। तो ये जहांगीर का इसीलिए फेवरेट बना क्योंकि यहाँ पर मेवाड़ में भी ये इसको रिवेन्यू दिलाने में कामयाब हो जाता है। तो जब शाहजहाँ मेवाड़ जाता है तो जो राणा अमर सिंह होते हैं वो सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, वो चाहते हैं कि एक पीसफुल ट्रीटी हो जाए, अब हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। और शर्तें मैंने आपको बता ही दी है कि राणा अमर सिंह अपनी क्या शर्तें रखते हैं। तो 1615 में जो ये शर्त होती है, जो पीसफुल जो ट्रीटी होती है वो हो जाती है, और कहीं ना कहीं थोड़ी फेवर में ये मुगल्स की ही होती है, जैसे कि हमने देख लिया। अब देखिए अब बढ़ते हैं साउथ इंडिया की तरफ। जहांगीर का सपना था कि अब साउथ इंडिया में जाना। वाइल ट्राइंग टू कॉन्क्वायर अहमदनगर, जहांगीर वॉज कन्फ्रंटेड बाय द मलिक अंबर, द वजीर ऑफ अहमदनगर. Despite his best efforts, Jahangir was not able to gain completely control over the region like the Ahmednagar, Golconda and the Bijapur. देखिए शुरुआत में जो जहांगीर होता है, जब वो अहमदनगर को कॉन्क्वायर करने की कोशिश करता है तो अहमदनगर में उस समय वजीर होता है मलिक अंबर, और कहीं ना कहीं जो बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद भी उसको पूरी तरह से जो कंट्रोल है अहमदनगर, गोलकोंडा और बीजापुर पे नहीं मिल पाता जो जहांगीर होता है उसको। उसके बाद जो रूलर होता है विजयपुर का, वो एक पीसफुल ट्रीटी करवाता है अहमदनगर और मुगल के बीच में, क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़ा बहुत हो चुका है, दोनों साइड से कोई कुछ नहीं मिल रहा है, तो कहता है पीसफुल ट्रीटी कर लो। तो अहमदनगर और मुगल्स के बीच में एक पीसफुल ट्रीटी हो जाती है। हालांकि अहमदनगर पर पहले भी अटैक किया जाता है जब अकबर करता है, और यहाँ अहमदनगर में उस समय कौन होती है, चांद बीबी होती है। चांद बीबी शुरू में बहुत हम कहते हैं वो उसकी यही कोशिश होती है कि वो यहाँ पर इसे सुजनिटी को एक्सेप्ट ना करे, लेकिन फिर बाद में भैया बहुत लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, तो अहमदनगर में जो चांद बीबी होती है वो पीसफुल ट्रीटी कर लेती है। लेकिन चांद बीबी को फिर बाद में उसी के नॉबल्स मार देते हैं कि आपने ट्रीटी क्यों साइन करी। तो इस वजह से जो अहमदनगर है वो हमेशा से ऐसी रहा है, पूरा कंट्रोल उस पर कभी हो नहीं पाया मुगलों का। बाद में ये पीसफुल ट्रीटी कराने की कोशिश की जाती है कि ठीक है लड़ाई झगड़ा बंद करो। इन 1621 एक दूसरी पीसफुल ट्रीटी होती है, ये होती है मलिक अंबर के बीच में और मुगल पोस्ट के बीच में। देखिए मलिक अंबर मैंने आपको बताया अहमदनगर के रूलर थे, तो बाद में जब यहाँ पर वो ये जब हर कोई लड़ाई झगड़े से थक जाता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, तो उसके बाद जो मलिक अंबर थे उन्होंने भी मुगलों के साथ क्या कर ली थी, ट्रीटी कर ली थी। अब बात करते हैं आर्ट्स ड्यूरिंग जहांगीर रेन। अब देखिए जो जहांगीर का जो टाइम था उस समय, ये तो मैंने आपको बता दिया क्या कॉन्क्वेस्ट हुए हैं, क्या लड़ाई झगड़े लगे हुए थे उनके बीच में, उनकी मैंने आपको मैरिज के बारे में बता दिया। अब जहांगीर के पीरियड की बात करें तो कहते हैं गोल्डन पीरियड रहा है ये पेंटिंग्स के लिए। पेंटिंग्स का बड़ा शौक था जहांगीर को, पेंटिंग का बड़ा शौक था। ऐसा कहते हैं जब ये पेंटिंग बनवाते थे, और एक पेंटिंग में अगर एक पौधा है, ठीक है ना, एक पेड़ है, एक पक्षी है, पहाड़ है, तो उस चीज़ के लिए उसमें जो भी चीज़ जो बनवाई जाती थी, पक्षी के लिए एक अलग से हम कहेंगे अलग से कारीगर होता, अलग से आर्टिस्ट होता था, जो ना एक हम कहेंगे जिसको बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी सिर्फ बर्ड्स को बनाने में, तो उस चीज़ को वो बनाता था। जो माउंटेन्स है उसके लिए अलग आर्टिस्ट होता था, जो जिसको उसमें महारत है कि वो माउंटेन्स बहुत अच्छे बनाता है। तो मतलब इस तरह की आर्ट, मतलब जो पेंटिंग है उसको उस एडवांस लेवल तक जो लेकर गए हैं वो जहांगीर लेकर गए हैं, तो कहेंगे गोल्डन पीरियड कहेंगे हम पेंटिंग के लिए से। जो एम्परर था कमीशन मैनी पेंटिंग इंक्लूडिंग सेवरल पोर्ट्रेट ऑफ हिमसेल्फ। उस समय सबसे ज़्यादा जो पोर्ट्रेट है वो इस टाइम पे ही आया था, जहांगीर के टाइम पे जो पोर्ट्रेट था वो सबसे ज़्यादा आया था। और एक था हेलो। हेलो का एक मतलब ये होता है कि यहाँ पर ना उस समय जो किंग्स थे उनके सर के पीछे ना ऐसे ऐसे बना होता था, ठीक है, मतलब कोई किसी की भी पिक्चर बन गई है उसके सर के पीछे कुछ इस तरह से बना होता था, उसको बोलते हेलो बोलते थे। तो ये भी जहांगीर के टाइम पर ही आया था। तो इस तरह से उन्होंने अपने बहुत सारे पोर्ट्रेट बनवाए, क्योंकि इससे पहले जो पेंटिंग्स बनती थी वो मिनिएचर पेंटिंग बनती थी। मिनिएचर पेंटिंग कैसी थी कि वो छोटी छोटी पेंटिंग्स होती थी। देखिए जैसे कि मैं आपको इसमें पिक्चर में दिखा रही हूँ, ये होता था हेलो, ठीक है, इस तरह से बनना शुरू हो गया था हर सबके सर के पीछे जिसका भी पोर्ट्रेट बनता था इस तरह से। तो ये बनती थी पहले, सॉरी ये वाली थी, ये पहले वाली, इसमें आप देख रहे हो इसमें बहुत कुछ दिखाया हुआ है। तो इस तरह की पेंटिंग इससे पहले फेमस थी, जो जहांगीर से पहले मिनिएचर पेंटिंग। लेकिन उसके बाद जहांगीर के टाइम पे इस तरह के जो पोर्ट्रेट होते हैं ये बहुत ज़्यादा बनवाए जाते हैं। बहुत मतलब हम कहेंगे कि गोल्डन टाइम था ये पोर्ट्रेट के लिए। तो अभी भी ऐसे हैं कि 70% जो पोर्ट्रेट है कहते हैं कि जो लंदन के जो म्यूजियम है वहाँ पर रखे हुए हैं।
इतने ज़्यादा जो पोर्ट्रेट वगैरह हैं और ये कुछ पेंटिंग्स में कुछ चेंजेस आए थे। मुगल पेंटिंग बहुत ज़्यादा फ्लरिश करी है जहांगीर के टाइम पे, और बहुत सारे आर्टिस्ट को यहाँ पर इसलिए अपॉर्चुनिटी मिली है। जो बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे जो अच्छी ये सब करते थे, पोर्ट्रेट वगैरह बनाते थे, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली है। हालांकि इन आर्टिस्ट की हालत जब खराब होगी जब अंग्रेज आ जाते हैं, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं था आर्टिस्ट वगैरह से। जहांगीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूरोपियन आर्ट एंड द आर्किटेक्चर। जो जहांगीर था उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था जो यूरोपियन आर्ट थी उसमें भी, और जो वहाँ का जो आर्किटेक्चर है उसमें भी। ऐसा कहा है कि जो ब्रिटिश म्यूजियम है हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 74 पेंटिंग डेट वॉज कमीशन बाय द जहांगीर। ठीक है, तो बहुत सारी पेंटिंग्स हैं अभी भी ऐसी जो जहांगीर के द्वारा बनाई गई हैं, और वो आपको अलग अलग, मतलब इंडिया में तो है ही वो सारी पेंटिंग्स, ठीक है, लेकिन वो जो दूसरी जो और कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी आपको जो जहांगीर की बनाई हुई पेंटिंग्स हैं उनका कलेक्शन दिख जाएगा। ये आप पेंटिंग्स देख लेना, ठीक है, ये मिनिएचर पेंटिंग है इधर वाली, और ये जो जहांगीर के टाइम पे फेमस हुई। कुछ और फैक्ट्स है जैसे कि जहांगीर के कोर्ट में हम सबको पता है जो ईस्ट यूरोपियंस आए थे, उन यूरोपियन में से आपको याद रखना है कि कौन सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से आया था और किसको उस समय के जो इंग्लैंड में जो किंग था जेम्स फर्स्ट उसने भेजा था। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर 1608 में देखिए क्या हुआ था, कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 में। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन आया था और कौन से ईयर में आया था, तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया था, और ये एम्बेसडर था किसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो आपको याद रखनी है ये बात कि 1608 में आया था, कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस आया था, एम्बेसडर था किसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद फिर 1615 में कौन आता है, थॉमस रो, और ये एम्बेसडर था किंग जेम्स फर्स्ट जो इंग्लैंड के उस समय किंग थे उनका। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं, 1608 में कैप्टन हॉकिंस एम्बेसडर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर थॉमस रो एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड इन 1615। देखिए जब जहांगीर के कोर्ट में ये दोनों आते हैं तो जो थॉमस रो होता है उसको ये 400 मनसब भी देते हैं। मनसब मैंने आपको बता दिया एक तरह की पोस्ट होती थी, तो उसमें ये जो 10 से लेके 5000 तक है ना, 5000 तक मतलब सबसे बड़ी वाली, तो उसमें ये 400 मनसब की जो पोस्ट है वो थॉमस रो को देता है, और साथ में उसको परमिशन दे देता है कि वो सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी को सेटअप कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी गलती थी इसकी, आगे चल के हमें पता ही है फिर ये लोग क्या उद्यम मचाते हैं भारत के अंदर। तो जहांगीर परमिशन दे देता है थॉमस रो को कि ठीक है आप ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर लगा सकते हो सूरत में। ये देखिए जहांगीर का टॉम है जो प्रेजेंट आपका लाहौर पाकिस्तान में है। ये बड़ा, ये जो गार्डनिंग वगैरह इनका तो शुरू से हम देखते आ रहे हैं, बड़ा शौक रहा है मुगलों को, क्योंकि जहाँ से ये आए थे वहाँ पर बड़ी ही मुश्किल से इन्हें कोई इस तरह की हरियाली देखने के लिए मिलती थी। तो इसीलिए यहाँ पर आकर इनको वो सब चीज़ें जब दिखाई दी, ये पार्क हो गए, गार्डन हो गए, तो इनका ना बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया इस चीज़ में, तो इसलिए आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा। डेथ की बात करें तो जहांगीर पास अवे ड्यू टू सीवियर कोल्ड। तो कहते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था, तो इसी वजह से 28 अक्टूबर 1627 में जो सराय सादबाद बिम्बर है, ठीक है, वहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन बाद में चल के जो इनकी बॉडी होती है वहाँ से उसको निकाल लिया, जहाँ पर इनकी बॉडी को फर्स्टली बरीड किया जाता है वहाँ से निकाल लिया जाता है और इनको मूव करा दिया जाता है इनकी बॉडी को लाहौर में। ठीक है, ये कहाँ पर है आपके शादरा बाग। अभी तो प्रेजेंट ये आपका लाहौर पाकिस्तान में मिलेगा जहाँ पर इनका टॉम्ब है, लेकिन उस समय जो भारत पाकिस्तान जैसा कुछ नहीं था, पूरी जो कंट्री थी पूरा का पूरा हिंदुस्तान ही हुआ करता था, तो इसलिए जो इनकी अब टॉम्ब है वो लाहौर पाकिस्तान में पहुँच चुकी है। जो इनका मैंने आपको बता ही दिया, प्रेजेंट डे आपका लाहौर में है ये, तो ये मैंने पूरा इनको बता दिया, और यहीं पर ही जो लाहौर में वहीं इनकी जो नूरजहां की जो वाइफ थी उन्हीं के पास ही इनका टॉम्ब था। तो दोनों का टॉम्ब बहुत आसपास है, तो इसलिए बाद में जो इनकी बॉडी है उसको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था। तो इस लेक्चर में जितना इंपॉर्टेंट था जहांगीर से लेके मैंने आपको सब चीज़ें अच्छे से बताने की, पढ़ाने की कोशिश करी है। उम्मीद करती हूँ आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम लगती है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसी और अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू।